हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था डुआनो फैमिली का हेड अपना सारा दुख दर्द बता रहा होता है। जियांग जैंग बोल रहा तुम्हारे साथ में फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का सपोर्ट है, फिर भी यहाँ पे यांग जी सेट वालों की इतनी हिम्मत कि वो तुमसे भिड़े। डुआनो फैमिली का हेड बोल रहा होता है वो लोग इसी वजह से आपसे नहीं डर रहे हैं क्योंकि उनके साथ में वानहुआ इमॉर्टल सेक्ट है। जियांग चैंग बोलता है वानहुआ इमॉर्टल सेक्ट ये वापस ही आ गया। मैं इस नाम को सुनकर काफी परेशान हो चुका हूँ। लैंड में मुझे फटाफट से बताओ आखिर वानहुआ इमॉर्टल सेक्ट है क्या चीज। सीन चेंज होता है, हम देखते 9 लाइफ रियलम को, जहाँ पे एक बंदा डीमन किंग पैन को बोल रहा होता है जीहू और थंडर टाइगर ने हम लोग को धोखा दे दिया है। डीमन किंग पैन बोलते हैं मुझे पहले से ही लगा था इन कमियों में भरोसा नहीं किया सकता, ये लोग दूसरी रेस के डीमन है, पक्का से हम लोग को धोखा देंगे ही। अब यहाँ पे हमारे पास में बड़ी डस्ट टाइगर है, उसके लिए स्पेशली लोहे वाला डंडा लेके आओ और उसकी बड़े से पिटाई करो। डस्टी टाइगर बोल रहा था डीमन किंग पैन मैं अकेले बहुत ज्यादा लॉयल हूँ, मैं यहाँ पे जाके उन लोग को इन्वेस्टिगेट करता हूँ और अगर वो लोग सच में आपको धोखा दे रहे होंगे तो मैं खुद के हाथों से उन लोग को मार दूंगा। डीमन किंग पैन बोलता है यहाँ पे हर जगह मेरे स्पाइस फैले हुए हैं, तो अगर तुमने मुझे धोखा देने का सोचा भी तो तुम तीनों मारे जाओगे। डस्टी टाइगर बोलता है बिल्कुल भी ऐसा मत लीजिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और अगर वो दोनों गिल्टी होंगे तो मैं उन लोगों को साथ में लेके आऊंगा। वहीं हम देखते जीहू और थंडर टाइगर ने मिलके डस्टी टाइगर काफी खतरनाक पीटा होता है। डस्टी टाइगर बोल रहा होता है अगर तुम लोग के अंदर हिम्मत है तो एक करके फाइट करो, एक बंदे के ऊपर 2 लोग चढ़ के फाइट कर रहे हो ये बहुत ही गलत बात है। थंडर टाइगर बोलता है कमीने कहीं के तू पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर तू मेरी बात सुन लेता। जीहू बोल रहा होता है दूसरों को समझाने में गुस्सा आता है ना, मुझे भी बहुत आ रहा था। तभी जीहू बोलता है डस्टी टाइगर मेरी बात ध्यान सुनो, ग्रैंड पे वापस आ चुके हैं। डस्टी टाइगर काफी शॉक हो गया था, बोलता है क्या ग्रैंड पे वापस आ गए। वहीं हम देखते डीमन किंग पैन को जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। टाइगर क्लैन के अंदर एक भी बंदा लॉयल नहीं था, सारे लोग को मरना होगा। आखिर उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है उन सारे लोग को मरना होगा। सीन चेंज होता है, हम देखते टाइगर ब्रो अभी भी नींद लेके आया होता है, उसके पास में वहाँ पे तीनों टाइगर आगे होते हैं। अगर आपका कंधा दुख रहा है तो हम लोग दबा देते हैं। सुबह सुबह उठने पे चाय की जरूरत तो पड़ती ही है और अगर आपको अपना फेस साफ करना है तो ये लीजिए टॉवल। वहीं हम देखते हैं सेंटा और विमिया के पास में बहुत सारे सेट आए होते हैं, वो लोग बोल रहे होते हैं हम और हमारी पूरी फैमिली इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगी। सेंटा ही बोल रहा होता है प्लीज सारे लोग शांत हो जाइए, यहाँ पे सारे सेट के लीडर आए हैं, मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। वो सारे लोग बोल रहे होते हैं आप यहाँ पे 9 लाइफ रियलम के अंदर पीस लेके आने वाले हैं, तो हम लोग का आप लोगों को सपोर्ट करना जरूर से बनता है। सेंटाई बोलते ये काम मैंने नहीं किया बल्कि ये काम हमारे सेट लीडर का है, पता नहीं हमारे सेट लीडर कैसे पता चलता है कि कहीं पे दिक्कत आ रखी है और वो उस चीज को सॉल्व करने के लिए पक्का से पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पानी आ जाता है, सारे लोग पानी के अंदर बहने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं पक्का से यहाँ पे किंग पैन आ चुके हैं। डीमन किंग पैन बोल रहा होता है आखिर वो कमीने टाइगर गए कहाँ, उन लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। डीमन किंग पैन को देख के वो तीनों ही टाइगर काफी घबरा गए होते हैं। जीहू बोल रहा था ग्रैंडपा यही है डीमन किंग पैन, ऊटा माउंटेन के ऊपर से सबसे ज्यादा टाइगर डीमंस को इसी ने पकड़ा है। ना सिर्फ इसने खुद के लिए टाइगर डीमन को रखा बल्कि दूसरों को बेच भी दिया। टाइगर ब्रो बोलता बिल्कुल ऐसा मत लो, मैं यहाँ पे इस कम्युनिटी को नहीं छोड़ने वाला। आखिर इस कम्युनिटी की हिम्मत कैसे हुई टाइगर क्लैन के ऊपर हाथ डालने की। किंग पैन बोलते 1 मिनट रुको, तुम तो शायद 3 आई टाइगर हो ना। टाइगर ब्रो बोलता है तुमको पता चल गया कि आखिर मैं कौन हूँ तो तुम अभी तक खड़े क्यों हो। किंग पैन बोलता काफी मजेदार बात है, अगर तुम यहाँ पे आ चुके हो तो मेरा काफी फायदा होने वाला है और मुझे यहाँ पे 3 टाइगर नहीं चाहिए, तुम काफी हो। जीहू बोल रहा था ग्रैंडपा आप प्लीज केयरफुल रहना, हालांकि यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन आपसे बहुत ज्यादा कम है और इसकी वाटर एंड अर्थ की टेक्निक बहुत ही कमाल की है। किंग पैन बोल रहा था जहां तक मुझे पता है तुम 12 डीमन किंग में से एक हो, इसका मतलब तुम्हें हराने पे मैं 12 डीमन किंग में से एक बन जाऊंगा। ये बोलने के साथ ही वो टाइगर ब्रो के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। टाइगर ब्रो बोलता है लगता तुम्हें सपना देखना काफी पसंद है। ये बोलने के साथ ही वो दोनों ही अपने पंचे को टकराते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते टुयू मैंशन को जहाँ पे शार्ट यान का घर होता है, वहाँ पे एक बंदा होता है बोल रहा होता है यूनपो सेट के यूनलिंग जी ने मुझे यहाँ भेजा है। थर्ड एल्डर बोल रहा होता है तो लगता है यहाँ पे ज़ेंघाई काउंटी के अंदर हम लोग वापस जीत रहे हैं। फिर हम देखते हैं यूनलिंग जी वहाँ पे आ गया होता है। यूनलिंग जी बोलता है एल्डर हम लोग यहाँ पे ज़ेंघाई काउंटी के अंदर कम्पीट कर रहे थे पर बहुत ज्यादा बेकार बात ये है कि हम लोग हार चुके हैं। ये बात सुन के वो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। फिर हम देखते हैं लैंड मेई को जो कि बता रही होती है वानहुआ इमॉर्टल सेट जियांगुआ डोमेन का एक छोटा सेट हुआ करता था, पहले इसका रियल नेम था जियांगुआ सेट और मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर इसकी इतनी पावर नहीं थी। फिर एकदम से आउटर सेट के अंदर एक डिसाइपल आया जिसका नाम था टैंग वेई, उसकी लो क्वालिफिकेशन की वजह से उसको सेट से बाहर निकाल दिया गया। पर आखिर यहाँ पे किसने सोचा था कि टैंग वेई असलियत में सन ऑफ गॉड होगा। सन ऑफ गॉड होने की वजह से उसका लक काफी अच्छा था और उसे एक लॉस्ट स्किल मिल गई जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ी और उसने जियांगुआ सेट के ऊपर अटैक कर दिया। जियांगुआ सेट के हर एक मास्टर एल्डर को उसने हरा दिया। उसके बाद टैंग वेई खुद जियांगुआ सेट का लीडर बन गया और उसने जियांगुआ सेट का नाम चेंज करके वानहुआ इमॉर्टल सेट रख दिया।
उसके राज के अंदर वानहुआ इमोर्टल सेट बहुत ज्यादा राइज किया और अब वो लार्जेस्ट सेट बन चुका है। जियांग चैंग बोलता काफी कमाल की बात है, इस स्टोरी के अंदर उसने बहुत ज्यादा फाइट करी। जियांग चैंग बोलता टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे उन लोगों को ध्यान करा दूंगा कि आखिर यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेट कौन है। जिन भी लोगों ने हम लोग कम समझा है उन लोगों को मरना होगा। डुआनू फैमिली का हेड बोलता मास्टर, अब कहने का मतलब क्या है। जियांग चैंग बोलता डुआनू फैमिली से आगे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। डुआनू फैमिली का हेड बोलता है वो है डुआन मूजी। डुआन मूजी फटाफट से इधर आओ और आके मास्टर ग्रीट करो। तभी हम डुआन मूजी वहाँ पे आ गया था, बोलता है मास्टर मैं आपको ग्रीट करता हूँ। पर जब वो सामने की तरफ देखता है तो उसने मिस जिया ग्रीट किया होता है। मिस जिया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और डुआन मूजी काफी शर्माने लगता है। डुआनू फैमिली के हेड बोलते डुआन मूजी क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मास्टर सामने है, मिस जिया मास्टर नहीं है। जियांग चैंग बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पे इसको पीटने की जरूरत नहीं है, मैंने बस यहाँ पे डुआन मूजी को इसलिए बुलाया ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। ये बोलने के साथ जियांग चैंग डुआन मूजी के सर पे हाथ रख देता है। हम देखिए डुआन मूजी का टैलेंट 5th लेवल की रूट बोन से 4th लेवल की रूट बोन पे आ गया होता है। वहीं उसका कल्टीवेशन बेस डेस्टिनी के 2nd लेवल पे आ गया होता है। डुआनू फैमिली के सारे लोग ग्रीट करते हुए बोलते हैं मास्टर आपका थैंक यू, सच में आप बहुत ज्यादा ग्रेट है, आपकी हेल्प से पक्का डुआनू फैमिली जीत जाएगी। जियांग चैंग बोलता है क्या तुम लोगों को ध्यान है, आखिर ये क्या चीज है। डुआनू फैमिली का हेड बोल रहा होता है ये हमारी फैमिली का ट्रेजर है जो कि एंसेस्टर के टाइम से चलता आ रहा है। तभी वो काफी घबरा गया होता है, बोलता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये फ्लाइंग इमोर्टल सेट का ट्रेजर है जिसका नाम है ब्लड ब्लेड। जियांग चैंग बोलता है नहीं नहीं ये तुम्हारी फैमिली का ट्रेजर है और ये यहाँ पे वापिस से अपने रियल ओनर के पास जाना चाहिए। डुआनू फैमिली का हेड सोच रहा होता है लगता है ये मेरा टेस्ट है, मुझे यहाँ पे रैशली बिहेव नहीं करना चाहिए। डुआनू फैमिली का हेड बोलता है मास्टर इस ब्लेड से आपके ऊपर अटैक हुआ है। डुआनू फैमिली यहाँ पे इस ब्लेड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जियांग चैंग बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पे ये ब्लेड हमारे इमोर्टल एल्डर मो चैन की है, उन्होंने यहाँ पे अर्थ के अंदर आते वक्त अपनी पावर्स को इस ब्लेड से चेंज कर दिया था और ये ब्लेड डुआनू फैमिली को मिल गई तो ओरिजिनली तुम लोग यहाँ पे इस ब्लेड को रख सकते हो। डुआनू फैमिली का हेड बोला था मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम ये काम नहीं कर सकते, हेवंस ने डिसाइड किया है ये ब्लड ब्लेड आपके पास में होनी चाहिए और वैसे भी यहाँ ब्लड ब्लेड के लायक हम बिल्कुल भी नहीं है। जियांग चैंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम लोग यहाँ ब्लड ब्लेड को ले लो और अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं लेना तो डुआन मूजी को दे दो। डुआन मूजी आज के बाद से ये ब्लड ब्लेड तुम्हारा मैजिकल वेपन होता है, इसका यूज कर दे यांजिया सेट वालों की हालत खराब कर दो। डुआन मूजी बोलते हैं मास्टर टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पक्का तुम लोग को हरा दूंगा। फिर हम लोग को वापस से 9 लाइफ का सीन दिखाया जाता है। डीमन किंग पैन बोल रहा होता है तुम सच में यहाँ पे 12 के डीमन किंग खिलाने के लायक हो। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है अगर तुमको पता चल गया है कि हमारे बीच का गैप कितना ज्यादा है तो फटाफट से मेरे साथ सरेंडर कर दो और यहाँ से निकल जाओ। साथ ही में टाइगर ब्रो सोच रहा होता है मैं इस बंदे से बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, ये पक्का से मुझसे नहीं जीत सकता। डीमन किंग पैन बोल रहा था फालतू बात करना बंद करो, मैं मानता हूँ अपनी पावर्स की हेल्प से मैं तुमसे नहीं जीत सकता, पर यहाँ पे मेरे पास में ऑलरेडी एक बैकअप प्लान है। ये बोलने के साथ वो अपने पास से एक ट्रेजर बाहर निकालता है, उस ट्रेजर का नाम होता है गोल्डन ड्रैगन रिंग। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है आखिर तुम्हारे पास में लॉर्ड गोल्डन टाइगर का ट्रेजर कहाँ से आया, इसका मतलब तुमने यहाँ पे ये रिंग ड्रैगन किंग हमारी चोरी करी है। डीमन किंग पैन तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। तभी हम देखते डीमन किंग पैन उस ट्रेजर को पहन लेता है। जब वो बोल रहा होता है ये ट्रेजर बहुत ही खतरनाक है, सैंटा फटाफट लीडर के पास जाओ बोलो सारे लोग रिवाइव करने के रेडी हो जाए, यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आने वाला है, मैं ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। तभी हम देखते सैंटा यहाँ पे काफी स्पीड से भाग गया होता है। डीमन किंग पैन हंसते हुए बोल रहा होता है अब फाइनली मेरे पास 12 डीमन किंग में से सेकंड लास्ट बनने का मौका आ चुका है। पर तभी हम देखते उसके पास से गोल्डन ड्रैगन का ट्रेजर हट गया होता है। गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर टाइगर ब्रो के पास में आ गया होता है। टाइगर ब्रो बोलता है काफी कमाल की बात है, ये ट्रेजर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, चलो अब देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल होता है। डीमन किंग पैन बोल रहा होता है आखिर तुमने यहाँ पे किया। टाइगर ब्रो स्मेल करते हुए बोल रहा होता है इसके अंदर की स्मेल काफी फेमिलियर है। उसके बाद हम देखते हैं उस ट्रेजर को अपने सर पर लगा देता है। टाइगर ब्रो बोला तो काफी कमाल की बात है, मेरी बॉडी के अंदर काफी एनर्जी आ चुकी है। डीमन किंग पैन अब बारी आ चुकी है तुम्हारे मरने की, तुमने मेरे सामने बहुत ज्यादा बोला था। डीमन किंग पैन बोला टाइगर किंग प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आज के बाद का स्लेव बन के रहूंगा। टाइगर ब्रो सोच रहा होता मैं अगर इसको मास्टर जियांग को ऑफर कर दूं तो मेरा काफी फायदा होगा और उसके बाद माउंट के तौर पे ये मास्टर जियांग काम आ जाएगा और मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तभी हम देखते टाइगर ब्रो डीमन किंग पैन की तरफ अटैक करता है। डीमन किंग पैन बोल रहा था प्लीज मुझे मत मारो, मेरी लाइफ को छोड़ दो, पर तभी हम देखते डीमन किंग पैन के अंदर से उसका डीमन भी बाहर निकलता है। डीमन किंग पैन बोलता है आखिरकार मैं मारा गया। टाइगर ब्रो बोल रहा था फालतू बात करना बंद करो, मैंने बस यहाँ पे तुम्हारी 80% पावर ली है, तुम्हारे पास यहाँ पे खुद की 20% पावर बाकी है, तो तुम यहाँ मरने वाले तो नहीं हो, इस बात की पक्का से गारंटी है। तभी हम देख डीमन किंग पैन को जो कि अपने टर्टल माउंट फॉर्म में आ गया होता है। सारे लोग काफी शौक होते बोलते हैं क्या ये डीमन किंग पैन की रियल फॉर्म है। उसके बाद हम देखते 9 लाइफ रीलिंग के सारे सेट उनके सामने झुक जाते हैं। वो लोग बोलते हैं हम सारे सेट आज के बाद से फ्लाइंग मोटर सेट के अंडर में आते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते डुआनू फैमिली को जहाँ पे जियांग चैंग बोल रहा होता है
तो तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम्हारी फैमिली की टेक्निक बहुत ज्यादा बेकार है। सिस्टम बता रहा होता है टाइगर किंग ने यहाँ पे ड्यूनिंग बैन को हरा दिया, जिस वजह से आपको 1.3 मिलियन पॉइंट मिलते हैं। और वहीं पे टाइगर किंग को एक बहुत ही कमाल का ट्रेजर मिला है, जिसकी वजह से आपको 9 लाख पॉइंट मिलते हैं। आपके पास यहाँ पे टोटल 1.7 मिलियन पॉइंट आ चुके हैं। साथ ही में आपके पास एक और नया मिशन आ चुका है। आपको यहाँ पे टाइगर क्लैन को वापस रिवाइव करना है। 9 लाइफ रियलम के अंदर टाइगर किंग बहुत ही फेमस हो चुका है। यहाँ पे इस मिशन की वजह से आपको 12 मिलियन पॉइंट मिलते हैं और आपके पास में टोटल 29 मिलियन पॉइंट हो चुके हैं। जियांग चैंग बोलते काफी कमाल की बात है टाइगर ब्रो, तुमने मेरा काफी फायदा कर दिया। और अब बारी आ चुकी सिस्टम को अपग्रेड करने की। सिस्टम बता रहा होता है आपका सिस्टम लेवल 10 में पहुंच चुका है। अगले लेवल अप के लिए 50 मिलियन पॉइंट चाहिए होंगे। आपके पास टोटल 4.4 मिलियन पॉइंट बाकी है। बाकी सारे स्किल्स के साथ में आपको एक नई स्किल मिलती है। पॉइंट्स की हेल्प से आप शॉपिंग मॉल के अंदर से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। लेवल 11 में पहुंचने के बाद आपके पास एक और नई स्किल आएगी, जिसका नाम है टाइम एंड स्पेस रिवर्सल। पॉइंट्स का यूज करते हुए टाइम एंड स्पेस के अंदर वापस से पीछे जा सकते हैं और आप जितना पीछे जाओगे पॉइंट्स उतने यूज किए जाएंगे। जियांग चैंग बोलता है चलो पॉइंट्स को एडजस्ट करते हैं। शॉपिंग मॉल के आने के साथ ही सारे लोग कमाल के पॉइंट दिखने चाहिए। जियांग चैंग को वहाँ पे हांटियन क्रिएशन टेक्निक मिलती है। जियांग चैंग बोलते हैं 1 मिनट को, आखिर ये मैनुअल अपडेट है क्या? सिस्टम बता रहा होता है आप ये प्रोडक्ट को खुद से चूज कर सकते हैं। इन सब के लिए आगे पॉइंट्स कंज्यूम होंगे। जितने भी स्लॉट खाली है आप उसके ऊपर नए नए प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। और अगर यहाँ पे स्लॉट खाली नहीं है जो सबसे पुराना प्रोडक्ट होगा उसको हटा दिया जाएगा। मॉल को अपग्रेड करने के लिए पॉइंट्स बिल्कुल फिक्स्ड है। जैसे जैसे सिस्टम अपग्रेड होगा मॉल के अंदर एक और स्लॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन के आंसर के लिए आपके 1000 पॉइंट काटे जाते हैं। जियांग चैंग बोल रहा होता डुआनो फैमिली के हेड, अभी भी तुमने बोला ना कि तुम लोग की फैमिली के पास में अच्छी टेक्निक नहीं है। डुआनो फैमिली का हेड बोल रहा होता है यांजिया सेट के पास में क्लियर फायर क्रिएशन टेक्निक है, वो टेक्निक बहुत ही पावरफुल है। वही हमारे पास भी टेक्निक है जिसका नाम फ्लेम सीलिंग स्वॉर्ड, पर फिर भी यहाँ वो अपनी टेक्निक से हम लोग को दबा के रखते हैं। आपने जब यहाँ पे रेड सनसेट और कियांगजी डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया था तो एल्डर जिया की हेल्प से हम लोग को बहुत सारी टेक्निक मिली थी। पर यहाँ पे डुआनो फैमिली के लोग बहुत ही बेवकूफ है। हम लोग बस यहाँ पे आइस स्पेयर पे टिके हुए हैं और कोई भी टेक्निक हम लोग मास्टर नहीं कर पा रहे। अगर हम ऑगस्ट स्पेयर ट्राई भी करते हैं तो उसको बेसिक्स ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे सक्सेस को पाने के लिए सारे डिसाइपल्स और एल्डर पागल हुए जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं जियांग चैंग मॉल के अंदर से हाउटियन क्रिएशन टेक्निक बाहर निकालता है। जियांग चैंग बोलती ये टेक्निक कैसी रहेगी? ये देख के डुआनो फैमिली के लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो बोलती तो हाउटियन क्रिएशन टेक्निक है जो कि पूरे मॉडल वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आइस स्वॉर्डमैनशिप है। जियांग चैंग बोलता है मॉडल वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आइस स्वॉर्डमैनशिप, जिसमें यहाँ पे ये मैनुअल इतना ज्यादा कमाल का है। जियांग चैंग बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, तुम लोग इसको लेके सही से प्रैक्टिस करना। अब चाहे तुम्हारे सामने वानुआ इमोर्टल क्यों ना आ जाए वो बचना नहीं चाहिए। ये बात ध्यान में डुआनो फैमिली के साथ में फ्लाइंग इमोर्टल की इज्जत जुड़ी हुई है। डुआन मोजी बोलता है मास्टर डुआनो फैमिली के लिए ये गिफ्ट सबसे ज्यादा बड़ा था। फिर हमें टोंगमिंग रियलम के व्यू में मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर मो चैन और लिननिंग आए होते हैं। लिननिंग बोल रही होती है टोंगमिंग रियलम काफी बोरिंग है। एल्डर मो चैन बोल रहे होते हैं यहाँ की सारी चीजें चेंज हो चुकी है। सच में मैं यहाँ की चीजों को काफी मिस करता हूँ। मुझे याद है इस वर्ल्ड में आते वक्त मैं यहीं पे एंटर किया था और यहाँ पे आने के बाद में मैंने डार्क मार्शल आर्ट सीखी थी। मुझे आज भी ऐसा फील होता है कि मुझे यहाँ से गए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। लिननिंग बोलती है मास्टर प्लीज आप ध्यान दीजिए। तभी हम देखते हैं एल्डर मोचन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है और उनकी गुलाबी दिल वाली अंडरवेयर सारे लोग के सामने आ गई होती है। लिननिंग बोलते है कौन है जो कि मास्टर के ऊपर अटैक कर रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा एक शेडो के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो बोल रहा था कि तुम भाग कर रहे हो, तुम मुझसे यहाँ पे रिमेनिंग रेजिडेंस के लिए कम्पीट करना चाहते हो। वो शेडो वाला बंदा बोल रहा होता है तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि तुम मुझे एक बीट लगा सको। पहले वाला बंदा बोलता है ठीक है तो फिर अटैक लो। तभी हम देखते शेडो वाला बंदा भी अटैक करता है। वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है? मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। ये बंदा होता है टोंगमिंग रियलम का कैजुअल कल्टीवेटर जिसका नाम होता है स्नेक इन ग्रे डू फैंग। उसके ऊपर जो अटैक कर रहा होता है वो भी कैजुअल कल्टीवेटर ही होता है जिसका नाम था फायर सी वांग लू फेई। वांग लू फेई बोलता है तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, इसका मतलब तुमने अपनी स्ट्रेंथ को अभी तक हाइड करके रखा था। डू फैंग बोलता तुम्हें क्या लगता है क्या तुम्हारे पास में बचने का एक भी चांस है? पर तभी हम देखते हैं डू फैंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक होता है। डू फैंग बोल रहा होता है आखिर किसके पास में इतनी खतरनाक डार्क मार्शल आर्ट हो सकती है? आखिर तुम हो कौन जिसने मेरे ऊपर अटैक किया? हम देखते ये होते गुलाबी दिल वाले एल्डर मोचैन। एल्डर मोचैन बोल रहे होते हैं फटाफट मुझे कपड़े लाके दो। पर एल्डर मोचैन के ऊपर कोई काफी खतरनाक अटैक करता है। यही बंदा टोंगमिंग रियलम का कैजुअल कल्टीवेटर होता है।
जिसका नाम था जूजू। जूजू बोलता है मैंने तुम्हारे पर अटैक कर दिया, अब चाहे तुम कितने पावरफुल क्यों ना हो तुम नहीं बचने वाले। हम देखते हैं उस अटैक की वजह से गुलाबी दिल वाली चिड्डी भी गायब हो गई होती है। एल्डर मोचन बोलता है कमीने कही कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने यहाँ पे मेरे ऊपर पीछे से अटैक किया। जूजू बोलता है कि कैसे पॉसिबल है, मेरे अटैक के बाद भी इस बंदे का कोई स्क्रैच भी नहीं लगा। अचानक से हम देखते हैं एल्डर मोचन काफी स्पीड उसके पास पहुंच गए होते हैं और वहां पे एक पंच के साथ में उसको नॉक कर देते हैं। वांग लूफे बोल रहा होता है इस बंदे ने जूजू को एक पंच में नॉक कर दिया, तो पक्का से यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन 3 सेंट से कम नहीं होगी। पूरा अंडरवर्ल्ड 3 सेंट के कंट्रोल में है, तो आखिर ये बंदा कौन है आ गया। तभी एल्डर मोचन काफी गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं। वांग लूफे बोल रहा होता प्लीज 1 मिनट रुको, मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया। तभी हम देखते हैं एल्डर मोचन उसकी तरफ जाने लगते हैं। वो बंदा घुटनों पे आते हुए बोलता है मास्टर प्लीज मेरी लाइफ छोड़ दीजिए, मैंने कोई भी गलती नहीं करी। थोड़ी देर बाद हम देखते वो तीनों ही लोग घुटनों पे आगे होते हैं। एल्डर मोचन ने वहाँ पे कपड़े पहन लिए होते हैं। वो बोलते हैं मुझे बताओ आखिर यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है और आखिर तुम तीनों यहाँ फाइट क्यों कर रहे थे। वांग लूफी बोले तो मास्टर आपको नहीं पता, हमारा जो अंडरवर्ल्ड है वो डीमन वर्ल्ड काफी करीब है और साथ ही में अंडरवर्ल्ड की सिक्योरिटी बहुत ही बेकार है। पहले यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के अंदर 3 बिग बॉस प्रेजेंट थे जिनके रहते हुए कोई भी यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही अपने दोस्त के रिवेंज के लिए हमारे 3 बॉस यहाँ से निकल गए, पर कियांगलिंग डोमेन के अंदर उनका पाला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे से पड़ गया जिसने लातों और मुक्कों से उन तीनों को ही मार दिया। उसके बाद से अंडरवर्ल्ड के पास से तीनों मास्टर गायब हो चुके हैं। जो भी छोटे छोटे लोग बचे हैं वो यहाँ पे अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 मास्टर बनना चाहते हैं। एल्डर मोचन बोलते हैं तुम लोग कल्टीवेशन में ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि तुम लोग को फालतू की रेपुटेशन चाहिए। अगर तुम लोग कल्टीवेशन अच्छी नहीं होगी तो आखिर तुम लोग को फर्स्ट प्लेस मिलेगी कैसे। डू फेंग बोल रहा था कल्टीवेशन करने के लिए रिसोर्सेज भी इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि आपकी रेपुटेशन कितनी है, तो इसी वजह से आपको दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा अलग बनना पड़ता है। अब यहाँ पे आप इस बंदे को देखिए, इसका ओरिजिनल नाम है वांग वेई, पर यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के अंदर आने के लिए इसने अपना नाम चेंज कर दिया। इसने यहाँ पे किंग ऑफ फायर सी लू फेई के नाम पे अपना नाम फायर सी वांग लूफे रख दिया। वांग लूफे बोल रहा था मुझे बताओ आखिर तुम्हें सीक्रेट किसने बताया। जय मैं सोच रहा था आखिर तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो। टू फेंग बोल रहा होता है आखिर कौन बताएगा। तो अभी हम देखते जूजू साइड की तरफ जा रहा होता है। डू फेंग बोल रहा था 1 मिनट को, अब मुझे समझ में आया इसी वजह तुम यहाँ मेरे सामने इतने अच्छे बन रहे थे, क्योंकि हम दोनों फाइट करने जब थक जाते तो तुम हमारे पर अटैक करके हम लोग हरा देते। यही तुम्हारा रियल प्लान था ना। उसके बाद हम देखते वो तीनों ही आपस में फाइट करने लगते हैं। एल्डर मोचन बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे अंडरवर्ल्ड को हुआ क्या, ये पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, सारे लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। एल्डर मोचन बोलते मैंने कहा ना फाइट करना बंद करो। फाइट करने की वजह से उन तीनों ने अपनी हालत खराब कर ली होती है। एल्डर मोचन बोलते मुझे बताओ अब यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के अंदर रियल मास्टर कौन बना हुआ है। वांग लूफे बोल रहा होता है अब यहाँ पे 3 सेंट्स जा चुके हैं, तो यहाँ पे टोंगमिंग रियलम के अंदर 2 लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। पहला था किंग ऑफ फायर सी लू फेई जो कि अपने होली रियलम के फर्स्ट लेवल पे है, और दूसरा बंदा यान चैंग जो कि अपने होली रियलम के ऑलरेडी पीक पे पहुंच चुका है। एल्डर मोचन बोलते लिनिंग मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पे उन लोग को फेस कर सकती हो। लिनिंग बोलते जहां तक मुझे लगता है 70% मैं पक्का जीत जाऊंगी, पर यहाँ पे 30% का हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। एल्डर मोचन बोलते हैं ये फ्लाइंग इमोर्टल सेट की आउटर सेट की एल्डर जिसका नाम है लिनिंग, अब ये यहाँ पे टोंगमिंग रियलम के मास्टर बनने वाली है उन 3 सेंट्स को रिप्लेस करके। वो तीनों ही बोल रहे होते हैं पर आपको नहीं लगता ये काम करने के लिए बहुत ही छोटी है। एल्डर मोचन बोलते अच्छा ऐसी बात है तो चलो लिनिंग अपनी पावर को दिखाओ। तो अभी हम देखते हैं लिनिंग अपनी एनर्जी रिलीज करती है, जिसको देख के वो तीनों ही बोल रहे थे ठीक है मास्टर आज के बाद से यही हमारी अंडरवर्ल्ड की मास्टर हुई। एल्डर मोचन बोलते ठीक है अब यहाँ पे तुम तीनों हमारी बात सुनो कि आखिर हम लोग यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में क्या करने के लिए आए हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते कियांशी मैंशन को जो कि किंग ऑफ फायर सी का घर होता है। हम देखते वहाँ पे एक बंदा है जो कि बोल रहा होता है यहाँ क्रॉस डोमेन कल्टीवेशन सप्रेशन बहुत ही ज्यादा है। ये बंदा होता है टैंग वेई जिसके साथ में पोर्टेबल ग्रैंडफादर होते हैं जिसको सिर्फ टैंग वेई देख सकता है। वो ग्रैंडफादर बोल रहा होता है सच में तुम्हारी कल्टीवेशन को काफी सप्रेस कर दिया गया है, इसी वजह से यहाँ पे इस जगह को अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। तो अभी हम देखते कोई बोलता है आगे किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि यहाँ पे आ सके। ये होता है किंग ऑफ फायर सी लू फेई। टैंग वेई बोलता है मैं वानुआ इमोर्टल सेट का लीडर हूँ। टैंग वेई किंग ऑफ फायर सी बोलता है तो तुम ये वानुआ इमोर्टल सेट के सेट लीडर। टैंग वेई बोलता है अगर कि तुम मेरा नाम जान चुके हो तो क्यों ना तुम मेरे वेसल बन जाओ। अचानक से हम देखते किंग ऑफ फायर से वहां से गायब हो गया होता है और काफी स्पीड से उसको अटैक करता है। टैंग वेई ने बहुत ही मुश्किल से अटैक को ब्लॉक किया होता है। टैंग वेई बोलता है लगता है तुम्हें यार पता नहीं है, चाहे तुम बाहर की दुनिया में कितने पावरफुल क्यों ना हो पर यहाँ पे इस दुनिया के अंदर तुम इतने पावरफुल नहीं होगे। तुम्हारे ऊपर यहाँ पे क्रॉस डोमेन सप्रेशन लगेगा जिस वजह तुम्हें मेरे सामने एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करना पड़ेगा। टैंग वेई बोला तुमने कुछ सही कहा, क्रॉस डोमेन सप्रेशन की वजह से कल्टीवेशन होली रिंग के पीक पे बची है, पर तुम यहाँ पे ये बात मत भूलो वानुआ इमोर्टल सेट के पास में जितने रिसोर्सेज है तुम्हारे पास अकेले नहीं हो सकते।
अब तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारा काफी फायदा होने वाला है। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो आज के बाद से तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। किंग ऑफ फायर्स बोलते फालतू बात करना बंद करो। अगर तुम यहाँ पे इतने लायक होते तो दोनों टॉमिंग रियलम को ऑलरेडी कैप्चर कर लिया होता। मैंने यहाँ पे ये भी सुना है 9 लाइफ रियलम के अंदर तुम एक टर्टल से हार चुके हो। लगता है तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। फटाफट से यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम ऐसे ही फेंकते रहे तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। टैंग वेई बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, पर तभी हम देखते ग्रैंडफादर बोलते हैं टैंग वेई शांत हो जाओ, तुम यहाँ पे इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। क्रॉस डोमेन सप्रेशन की वजह से तुम यहाँ पे इसको नहीं हरा पाओगे। इसी वजह से यहाँ पे वापस चलने में समझदारी है। जैसे टैंग वेई जा रहा होता है कोई पीछे से बोलता है जाओ जाओ, अगर तुम लोग यहाँ पे ज्यादा देर तक रुके तो तुम लोग के लिए सही नहीं होगा। वैसे भी यहाँ पे तुम लोग को देख देख के मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है अंडरवर्ल्ड कंट्रोल करना इतना आसान है? टैंग वेई बोलते कमीने कही के आखिर तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? तभी हम देखते ग्रैंडफादर बोलता है 1 मिनट को, वो बंदा बहुत ही खतरनाक है, वो बंदा बिल्कुल मेरी तरह एक इमॉर्टल है। ये बात सुनकर टैंग वेई काफी शॉक हो गया होता है। एक डीमन कल्टीवेटर था जो कि डार्क मैजिक को प्रैक्टिस करता था। ग्रेट वॉर के दौरान फादर इन लॉ ने इसे रिवेंज लिया था। बहुत सारे इमॉर्टल्स ने इसको इतना मारा कि इसको मॉर्टल रियल में आना पड़ा। मैं तो इसको मारने ही वाला था, पर यहाँ पे इस कमीने ने खुद की आधी लाइफ को एक मैजिक वेपन में चेंज कर दिया। और यहाँ पे जाते जाते उसने हमारे पास स्नीक अटैक किया। उस स्नीक अटैक की वजह से यहाँ पे ये हालत हो चुकी है कि मैं भी यहाँ पे मॉर्टल रियलम में आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो अपनी सोल खो चुका था। तो मॉर्टल रियलम के अंदर वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता, सिर्फ यहाँ मैजिक वेपन की वजह से वो अभी तक जिंदा रह पाया है। टैंग वेई बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा और तुम्हारे ऊपर किए गए स्नीक अटैक का बदला मैं इसे लेके रहूंगा। ग्रैंडफादर बोलते 1 मिनट को, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे इस बंदे की रिकवरी को देखूं तो इसने बहुत रिकवर कर लिया है। पक्का से यहाँ पे इसने 1 से ज्यादा ह्यूमन फ्लावर पिल खाई है। ह्यूमन फ्लावर पिल ये बहुत ही प्रीशियस ट्रेजर होता है। इमॉर्टल रियलम के अंदर भी इसको एक्सट्रीमली प्रीशियस माना जाता है। उसके पास में लड़की है, उसके पास में हिडन ब्लड लाइन है और इतनी यंग एज के अंदर इसके पास में ऐसा मास्टर है जो कि इसको बहुत ही हाई लेवल पे लेके जा सकता है। यहाँ पे ये लड़की भी पक्का से गॉड चाइल्ड है और यहाँ पे उसकी डेस्टिनी भी बिल्कुल तुमसे कम नहीं है। टैंग वेई बोलता है ऐसी बात है तो हम उसको अपने सेट में नहीं रख सकते। ग्रैंडफादर बोलते हैं वो एक डार्क मैजिक कल्टीवेटर है, अंडरवर्ल्ड के अंदर से फाइट करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे इसको मारने के लिए हम लोग को बहुत ही सही जगह और टाइम को चूज करना होगा। टैंग वेई बोलता है इसको और टाइम देना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, हमें यहाँ पे अभी कभी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ग्रैंडफादर बोले तुम बस 1 मिनट को और मेरे मैजिक को देखो। ये बोलने के साथ वो एक स्पिरिचुअल बी को लिंडिंग की तरह छोड़ देते हैं। एल्डर मोचन बोल रहे होते हैं आखिर तुम लोग यहाँ पे खुद से क्या बात कर रहे हो, अगर तुम लोग यहाँ पे थोड़ी देर और रहे तो तुम लोग के लिए सही नहीं होगा। वही हम देखते वो स्पिरिचुअल बी लिंडिंग के पीठ पे आगे लगी होती है। टैंग वेई बोलता है किंग ऑफ फायर सी अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे फोर्स नहीं करने वाला, मैं आज जा रहा हूँ। ये बोलने के साथ ही वो काफी स्पीड से निकल गया होता है। किंग ऑफ फायर सी बोल रहा होता है अब यहाँ पे ये कमीना चला गया, आखिर तुम लोग किस लिए आए हो, क्या तुम लोग को मुझे चैलेंज करना है? एल्डर मोचन बोल रहा होता है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एल्डर मोचन की हरकतों को देख के किंग ऑफ फायर सी काफी शॉक हो गया होता है। किंग ऑफ फायर सी बोलता है तुमने अभी जिस बंदे को बाहर निकलने के लिए बोला क्या तुम लोग को पता भी है आखिर वो बंदा है कौन? एल्डर मोचन बोलते हैं उसके बारे में छोड़ो और सरेंडर कर दो। किंग ऑफ फायर सी बोलता है वो बंदा टैंग वेई था जो कि वानुआ इमॉर्टल सेट का लीडर है। तुम लोगों ने यहाँ पे इतना एरोगेंट बन के बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिर में तुम लोग को मॉर्टल रिले में जाना होगा और वहां पे जाने के बाद वानुआ इमॉर्टल सेट तुम लोग का इंतजार कर रहा होगा। एल्डर मोचन बोलते लिननिंग तुम अपना काम स्टार्ट करो। तभी हम देखते हैं लिननिंग काफी खतरनाक डार्क मैजिक रिलीज कर रही होती है। किंग ऑफ फायर सी बोल रहा होता है डार्क मैजिक, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डार्क मैजिक को देख के मैं काफी डर जाऊंगा? ये बोलने के साथ ही वो हेल फायर मैजिक से अटैक कर देता है। वो हेल फायर मैजिक लिननिंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, पर हम देखते हैं लिननिंग ने वहां पे नो लाइट शील्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है। ये देख के वो तीनों ही बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। किंग ऑफ फायर सी बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके बाद में नो लाइट शील्ड कहाँ से आई, आखिर तुम हो कौन, तुम यहाँ पे अंडरवर्ल्ड की लॉस्ट टेक्निक कैसे यूज कर सकती हो और तुम्हें यहाँ पे इस टेक्निक को यूज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है। लिननिंग के डार्क मैजिक की वजह से हेल फायर मैजिक सप्रेस हो गया होता है। ये देख के वो तीनों बंदे काफी शॉक हुए होते हैं। वो बोलते किंग ऑफ फायर सी का मैजिक सप्रेस हो गया, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? किंग ऑफ फायर सी बोल रहा होता है काफी कमाल की बात है, तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, पर अगर तुम्हें यहाँ पे अंडरवर्ल्ड का लॉस्ट कुंफू मिल चुका है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सामने इनविंसिबल बन चुकी हो। सारे बंदे बोल रहे थे किंग ऑफ फायर सी अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ चुके हैं, अब यहाँ पे इस लड़की के लिए बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। किंग ऑफ फायर सी इसको नहीं छोड़ने वाले। एल्डर मोचन सोच रहा होगा तुम्हें क्या लगता है तुम लिननिंग को इतनी हरा दोगे? तभी हम देखो अपने पीछे एक डार्क मैजिक यूज करता है। उस डार्क मैजिक के साथ किंग ऑफ फायर सी की सारी एनर्जी खत्म हो गई होती है। किंग ऑफ फायर सी बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल है, मेरी एनर्जी कहाँ गई? हम देखते किंग ऑफ फायर सी एक डार्क वर्ल्ड में आ गया होता है। अचानक से उसकी बॉडी इधर उधर मुड़ने लगती है।
वो वहाँ पे काफी जोर जोर चिल्ला रहा था, बोलता है प्लीज मेरी लाइफ को छोड़ दो। एडम मोजन बोलता है मुझे एक बात था, क्या तुम हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो? किंग ऑफ फायर्स ही बोलता है ठीक है, तुम यहाँ पे अंडरवर्ल्ड को ले सकते हो। एडम मोजन बोलता है लिन निंग तुम इसको छोड़ दो, पर हम देखते लिन निंग वहाँ पे अटैक और खतरनाक करने लगती है। एडम मोजन बोलता है लिन निंग आगे तुम क्या कर रही हो, तुम्हें उसको मारना नहीं है, हमें बस यहाँ पे उससे अंडरवर्ल्ड को लेना था। तभी हम देखते लिन निंग वहाँ पे एडम मोजन की तरफ देखती है। ये देख के एडम मोजन काफी घबरा गए होते हैं। लिन निंग बोलते हैं एडम मोजन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं पक्का से पागल हो गई थी। वही हम देखते किंग ऑफ फायर्स की हालत काफी खराब हो गई होती है। डू फेंग बोल रहा था एडम मोजन अब यहाँ पे ये अंडरवर्ल्ड आपके अंडर में हो चुका है। एडम मोजन सोच रहे होते हैं लिन निंग काफी कमाल की है, डार्क मार्शल आर्ट के लिए ऐसी मेंटलिटी जरूरत पड़ती है। किंग ऑफ फायर्स ही बोलता है मैं यहाँ पे हार मानता हूँ, पर सिर्फ मुझे हरा देने से तुम यहाँ पे अंडरवर्ल्ड कैप्चर नहीं कर पाओगे। अंडरवर्ल्ड को कैप्चर करने के लिए तुम्हें यहाँ पे यांग चेंग को हराना होगा जो कि नंबर 1 है। किंग ऑफ फायर्स ही बोल रहा होता है यांग चेंग की कल्टीवेशन 3 सेंट से थोड़ी ही कम है, तो यहाँ पे उसको हराना बहुत मुश्किल होगा। अगर तुम मुझसे कंपेयर करो तो मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। हालांकि वो बस यहाँ पे होली रिंग के पीक पे है, पर उसकी क्वालिफिकेशन बहुत ही हाई है। यहाँ तक कि 3 सेंट में से 1 सेंट जुई चेंग को इतना यकीन नहीं था कि यान चेंग के साथ फाइट करने पे वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। अचानक से हम देखते वहाँ पे एक बंदा आ गया होता है। हम देखते वो बंदा कोई और नहीं बल्कि यान चेंग होता है। यान चेंग बोलता है किंग ऑफ फायर से तुमने यहाँ पे अंडरवर्ल्ड की बहुत ज्यादा बेइज्जती करा दी है। अंडरवर्ल्ड की फ्यूचर ग्रोथ के लिए मुझे उनसे फाइट करना होगा ताकि मैं यहाँ पे नंबर 1 की पोजीशन को हमेशा के लिए सिक्योर कर सकूं। मुझे पता चल चुका है वानोई मोटर सेट के लोग यहाँ पे आए थे ताकि वो तुम्हारे साथ में कोऑपरेट कर सके। किंग ऑफ फायर्स ही बोलता है वानोई मोटर सेट के लोग जा चुके हैं, पर तुम्हें यहाँ पे नंबर 1 के टाइटल के लिए मुझसे फाइट करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले तुम मुझसे फाइट करते नंबर 1 का टाइटल किसी के पास जा चुका है। यान चेंग बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? किंग ऑफ फायर्स ही बोलता है तुम यहाँ पे अपने साथ जिसको देख रहे हो वही अंडरवर्ल्ड की बॉस है, पूरे टोंगबिंग रीजन की नंबर 1 लिन निंग। अगर तुम्हें नंबर 1 बनना है तो तुम्हें इससे जीतना होगा। यान चेंग सोच रहा होता है ये जो लड़की है इसको देख के क्लियरली पता चल रहा है ये बिल्कुल भी मुझसे कम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जिंदा रहने देता हूँ तो फ्यूचर के अंदर ये मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी। यान चेंग बोलता है ठीक है तो मैं तुम्हारे पर अटैक करके तुमको अभी मार देता हूँ। पर अचानक से हम देखते यान चेंग रुक गया होता है। वो सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरी कल्टीवेशन इतनी सप्रेस कैसे हो चुकी है। हम देखते यहाँ पे ये काम एडम मोजन करवा रहे होते हैं। किंग ऑफ फायर्स बोल रहे थे यान चेंग अब मुझे बताओ क्या तुम अभी एरोगेंट बनोगे या फिर तुम यहाँ पे अपनी हार मानते हो? एडम मोजन बोल रहे होते हैं अगर तुम लोग को लगता है कि कोई चूक रह गई हो तो तुम लोग यहाँ पे लिन निंग से एक बार और फाइट कर सकते हो। वो सारे लोग झुकते हुए बोलते प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद से लिन निंग हमारी बॉस है, मिस लिन निंग जो भी बोलेगी हम लोग सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे। वही हम जियांग चेंग के पास में नोटिफिकेशन पहुंची होती है आपकी फॉलोअर लिन निंग ने अंडरवर्ल्ड कैप्चर कर लिया है, जिस वजह से आपको 2.6 मिलियन पॉइंट मिलते हैं। अब आपके पास में टोटल 6.9 मिलियन पॉइंट हो चुके हैं। जियांग चेंग बोलता है काफी कमाल की बात है, लिन निंग ने भी यहाँ पे अपना काम चालू कर दिया। होस्ट बता रहा था यांगजिया सेक्ट से जेफी आ चुकी है। सिस्टम बता रहा था होस्ट आपके पास में यहाँ पे शॉपिंग मॉल के अंदर और नए प्रोडक्ट आ चुके हैं। जियांग चेंग बोलता है काफी कमाल की बात है, मुझे दिखाओ आखिर वो कौन सा प्रोडक्ट है। हम देखिए जियांग चेंग के पास में एक हवा होता है जो कि 25,000 पॉइंट का होता है। वहीं 6 लाख पॉइंट के साथ में जियांग चेंग की इनसाइड स्किल लेवल 2 पे हो जाएगी। जियांग चेंग बोलता है ठीक है मेरी इनसाइड स्किल को लेवल 2 पे कर दो। सिस्टम बता रहा था इनसाइड स्किल लेवल 2 पे हो चुकी है। लेवल 2 पे होने के साथ ही अब आप यहाँ पे लोग के माइंड में क्या चल रहा है वो भी देख सकते हैं। जियांग चेंग सोच रहा था काफी कमाल की बात है, इसका मतलब मैं यहाँ पे किसी का माइंड रीड कर सकता हूँ। डुआनू फैमिली का हेड बोल रहा था मास्टर आप यहाँ पे इस लड़की को देखिए, ये यहाँ पे यांगजे सेट के आउटर सेट की सबसे पावरफुल डिसाइपल है। ये अपने टॉप प्लेयर सीलिंग के 3rd लेवल पे है। जियांग चेंग डुआनू फैमिली के हेड से बोल रहा होता है आखिर डुआन म्यूजिक कल्टीवेशन किस लेवल तक गई है। डुआनू फैमिली का हेड बोल रहा था मास्टर आपकी दी हुई टेक्निक को वो लगातार मास्टर कर रहा था। डुआन पिक्चर में जाने की वजह से वो यहाँ पे डेस्टिनी लिंक के 9th लेवल पहुंच चुका है, पर यहाँ पे जेफी से कंपेयर किया जाए तो अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, डुआन म्यूजिक क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, वो पक्का से यहाँ पे जेफी को इजीली हरा देगा। जियांग चेंग सोच रहा चलो देखते हैं डुआनू फैमिली के हेड के दिमाग में क्या चल रहा है। ये बोलने के साथ ही वो अपनी इंसेक्ट्स को एक्टिवेट कर देता है। डुआनू फैमिली का हेड सोच रहा होता है आखिर मैं क्या करूं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जेफी के सामने डुआन मुझे बिल्कुल टिकने वाला, मुझे यहाँ पे मास्टर से पहले ही बहुत सारे रिसोर्स मांग लेने चाहिए थे। अब यहाँ मेरी शर्म के चक्कर में डुआन मुझे मारा जाएगा और डुआन मुझे के हारने की वजह से मास्टर की नजरों में हम लोग और नीचे हो जाएंगे। जियांग चेंग सोच रहा था काफी कमाल की बात है, इस बंदे ने यहाँ पे शर्म करी पर मुझसे और रिसोर्स नहीं मांगे। क्या यहाँ पे आजकल की दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं? जियांग चेंग बोलता है मिस जिया मुझे एक बात बताओ। मिस जिया बोलती है मास्टर बताइए क्या करना है। जियांग चेंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है डुआन मुजी क्या यहाँ पे जेबी से जीत सकता है? डुआन मुजी बोलता है मास्टर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे पक्का
जेवी से जीत जाऊंगा। उसका कल्टीवेशन बेस भले ज्यादा हो पर यहाँ मेरी पावर ज्यादा है। तभी डुआनो फैमिली के हेड डुआन मुजी को काफी खतरनाक थप्पड़ मारते हैं। वो बोलते मैंने 12 बोला है, मास्टर जियांग जब बोल रहे हो तो बीच मत बोलना। मिस जिया बोल रही होती है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो जेवी की कल्टीवेशन ताओ पैलेस के 3rd लेवल पे है और वहीं पे डुआन मुजी कल्टीवेशन डेस्टिनी के पीक पे है। ब्लड ब्लेड के होने के बावजूद वो यहाँ पे जेवी के सामने कोई मैच नहीं है। डुआन मुजी सोच रहा था मास्टर क्या आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? पर अगर यहाँ पे देखा जाए जेवी इनविंसिबल तो नहीं है। तो अगर यहाँ पे डुआन मुजी के पास में थोड़े बहुत अच्छे स्पिरिचुअल वेपन हो तो उसके पास में जीतने का थोड़ा बहुत चांस तो होगा ही। डुआन मुजी सोचा था मास्टर आपकी नजरों में मैं यहाँ पे इतना नीचे गिर चुका हूँ कि बिना स्पिरिचुअल वेपन के मेरे पास जीतने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। मिस जिया बोलती है मास्टर हम लोग को यहाँ पे डुआन मुजी को स्पिरिचुअल वेपन देना पड़ेगा। पर दिक्कत की बात ये है सारे स्पिरिचुअल वेपन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इस वक्त यहाँ पे हाई लेवल का वेपन सिर्फ मेरे पास प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे ये इमॉर्टल फेरी क्लोथ है। सिर्फ यहाँ पे इसी फेरी क्लोथ को डुआन मुझे दिया जा सकता है। डुआन मुझे सोचा था काफी कमाल की बात है मेरे पास यहाँ पे मिस जिया कपड़े आएंगे, मैं यहाँ पे उनके बास्केट को फील कर पाऊंगा, काफी अमेजिंग बात है। और अभी उन्होंने यहाँ पे फेरी क्लोथ पहन रखे हैं तो ये स्मेल भी काफी कमाल की होगी। जियांग चैंग बोलता फ्लाइंग मोटर सेट के अंदर ये काम करना बिल्कुल मना है। वैसे भी यहाँ पे ये तो स्पिरिचुअल वेपन ही है ना, रुको मुझे देखने दो। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग उस रिंग को चेक करने लगता है। मिस जिया बोलती है मास्टर क्या हुआ इस स्टोरेज रिंग के अंदर आपको कुछ मिला क्या? जियांग चैंग बोलता लगता है अगली बार मुझे यहाँ पे काफी ध्यान रखना होगा। इस स्टोरेज रिंग के अंदर सिर्फ हेड्स पड़ी है और कोई कमाल की चीज नहीं है। लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी ऐसा मतलब मेरे माइंड के अंदर एक बहुत ही कमाल का आइडिया आ चुका है। हम देखते हैं जेवी की फाइट हो रही होती है। कुछ बता रहा होता है यांग सेट के डिसाइपल्स की स्किल काफी कमाल की है। वो यहाँ पे किसी भी कल्टीवेटर के सडन अटैक को झेल ले रहे हैं। यहाँ तक कि सामने वाला कल्टीवेटर उनकी स्पीड को मैच भी नहीं कर पा रहा। और अब आप लोग देख सकते हैं जेवी ने अपनी सारी पावर को एक मुंह के इकट्ठा कर लिया है। उस अटैक की पावर वहाँ पे सारे लोग को फील हो रही होती है। कुछ बता रहा होता है एक हिट के अंदर यहाँ बंदा हार चुका है। सच में यांग जिया सेट काफी कमाल का है। हम देखते हैं जेवी वहाँ पे जियांग चैंग की तरफ देख रही होती है। जियांग चैंग सोच रहा होता है आखिर आप इस लड़की की आंखों में इतना मर्डर इंसिडेंट क्यों है? मुझे पक्का से भरोसा यांग जिया सेट के साथ में मैंने कुछ भी नहीं किया। जेवी बोल रही है तो डुआन मुजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। कुछ बोल रहा होता है अगली फाइट होने वाली डुआन मुजी और जू डिंग की। जियांग चैंग बोला डुआन मुजी क्या तुम पक्का श्योर हो? डुआन मुजी बोल रहा था मास्टर यांग जिया सेट की जेवी को छोड़ के और कोई मेरे ओपन बनने लायक नहीं है। जियांग चैंग बोला ठीक है जा तुम अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी रिवील मत करना। उसके बाद हम डुआन मुजी और जेवी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। डुआन मुजी वहाँ पीछे घूमते हुए जेवी की तरफ देखता है, वही जेवी भी गुस्से से डुआन मुजी की तरफ देखती है। डुआन मुजी समझते हुए सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यांग जिया सेट की ये लड़की काफी फेमिलियर है। होस्ट बोल रहा था दोनों साइड के लोग रेडी हो जाओ फाइट स्टार्ट होने वाली है। ये बंदा होता है डियाओफेंग टावर से जू डिंग। तभी हम देखें जू डिंग वहाँ पे काफी स्पीड से जमीन के अंदर घुस गया होता है। कुछ बता रही होती है हमारे सामने यहाँ पे अर्ज यांगू टेक्निक यूज किया गया है। ये एक बहुत ही हाई लेवल की सोल कल्टीवेशन टेक्निक है जिसके अंदर यहाँ पे ये बंदा जमीन के अंदर से कभी भी आ सकता है और जा सकता है। इसी वजह से ओपन को पता नहीं चलेगा कि आखिर वो बंदा कब अटैक कर देगा। पर यहाँ पे इस टेक्निक से बचना बहुत ही इजी है। अगर कोई बंदा उड़ सकता है तो बहुत इजीली यहाँ पे इन बॉडी को हरा पाएगा। डियाओफेंग टावर के सारे बंदे बोल रहे होते हैं कमीनी होस्ट कहीं की तुम यहाँ पे लोगों को टिप दे रही हो, ये बहुत गलत बात है। डुआनो फैमिली का हेड बोल रहा होता मास्टर ने जो तुम्हें नई स्किल सिखाई है उसका यूज करो। डुआन मुझे बोला था ठीक है मास्टर मैं यहाँ उसका यूज करता हूँ। ये बोलने के साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। अचानक से हम देखते हैं जू डिंग जमीन से बाहर निकलता है और डुआन मुझे पे अटैक करने वाला होता है। पर डुआन मुझे वहाँ पे सामने की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। सिर्फ वहाँ पे एक स्ट्राइक के अंदर ही जू डिंग जम गया होता है। होस्ट बता रही होती है जू डिंग हार चुका है, डुआनो फैमिली जीत गई। तो अब यहाँ पे फाइनलिस्ट डिसाइड हो चुके हैं। यहाँ पे डुआनो फैमिली की डुआन मुजी की फाइट यांग जिया सेट की जे फेज से होने वाली है। जिन लोग को भी यहाँ बैटिंग करनी है वो लोग अपने अपने नाम दे सकते हैं। बहुत जल्दी फाइट स्टार्ट होगी। उसके बाद होस्ट बोल रही होती फ्लाइंग इमॉर्टल सेट मार्शल आर्ट कंपटीशन का ये सैंगजू सिटी का फाइनल होने वाला है। तो इसी वजह से सारे लोग रेडी हो जाओ, ये फाइट स्टार्ट होती है। डुआन मुजी बोला जेफेई यांग जिया सेट काफी कमाल का है पर आज यहाँ पे तुमको हरा के हमारी डुआनो फैमिली नंबर 1 होने वाली है। अचानक से हम देखते हैं जेफी उसके सामने आ गई होती है और डुआन मुजी को काफी खतरनाक किक मारती है। डुआनो फैमिली का हेड बोला डुआन मुजी आगे तुम कर क्या रहे हो, वो हमारे दुश्मन है, हमारे दुश्मन के सामने तुम इतना पोलाइट बिहेव क्यों कर रहे हो। हम देखते एक ही अटैक के अंदर डुआन मुजी की हालत काफी खराब हो गई होती है। जियांग चैंग बोल रहा होता है ये लड़की बहुत ही गुस्से में है, आखिर डुआन मुजी के लिए किस तरह की नफरत है जो कि इस लड़की के माइंड के अंदर है। डुआनो फैमिली के हेड क्या तुम्हारे ग्रैंडसन ने यहाँ पे कोई भी हरकत करी है? मुझे पक्का से लग रहा है डुआन मुजी की कोई ना कोई फॉल्ट तो है। डुआनो फैमिली का हेड बोल रहा होता है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता,
पोस्ट बोल रही थी डुआन मूजी अपनी फाइटिंग एबिलिटी खो चुका है। फिर हम देखते सीन चेंज होता है, हम लोग को चैंगटियान टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है। पोस्ट बता रही होती है जंघाई काउंटी में जीतने के बाद अब बारी आ चुकी है चैंगटियान टेरिटरी की क्वार्टर फाइनल्स की। यहाँ पे इस कंपटीशन के 2 ऑर्गेनाइजर है, फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट और शा टियानमेन सेक्ट। जो शा टियानमेन सेक्ट है उसकी हिस्ट्री 60,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये यहाँ पे विंड और अर्थ कल्टिवेशन के ऊपर ध्यान देता है। पूरे चैंगटियान टेरिटरी के अंदर सबसे बड़ा सेक्ट भी यही है। शा टियानमेन सेक्ट का वानहुआ इमॉर्टल सेक्ट से बहुत ही अच्छा रिलेशन है। यहाँ पे 3 डोमेन के अंदर फाइट होने वाली है, जियांगुआ डोमेन, चैंगटियान डोमेन और 9 लाइफ रीलम। अगर यहाँ पे किसी को भी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है तो वो यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर सकता है। 60 सेट के लोग बोल रहे थे एल्डर जियांग आपने कहा था आप लोग यहाँ पे कॉम्पिटिशन को बहुत इजीली हेल्प कर सकते हैं, पर देखिए शा टियानमेन सेट के आने के बाद में ये काम कितना इजीली हो गया। एल्डर जियांग सोचता था कमीनो कही के तुम लोग यहाँ फ्लाइंग मोटर सेट से साई लैंड छीन रहे हो। होस्ट बता रहे थे इस कॉम्पिटिशन के अंदर जो भी कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों को बताया जा रहा है गुआनपिन काउंटी के जुओसो सेट से आ रहा है डैनले, चैंगपिंग काउंटी के जिंडिंग सेट से आ रहा है न्यूजी और वहीं यहाँ पे जियाजू काउंटी के मोइन सेट से आ रहा है ल्यूगी। वहीं कियान कियान भी आ रही है जो कि कैजुअल कल्टीवेटर थी, पर अब उसने यहाँ पे फ्लाइंग मोटर सेट को ज्वाइन कर लिया है। तभी हम देखते सारे लोग वहाँ पे कियान कियान के लिए बूइंग करने लगते हैं। कियान कियान बोल रहे थे कमीने कही के तुम लोग मेरे लिए बूइंग कर रहे हो, मेरे को हार्दिक पांड्या समझाए क्या? मैं यहाँ पे हार्दिक पांड्या की तरह हारने नहीं वाली, मैं पक्का जीतूंगी। कियान कियान ने वाले बहुत ही स्पीड से उन तीनों ही बंदों को हरा दिया होता है। होस्ट बता रही होती है कियान कियान ने यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में सारे लोग को हरा दिया है। फाइनल के अंदर कियान कियान के सामने 60 टियानमेन सेट के इनर सेक्टर डिसेबल आने वाला है जिसका नाम है फेंग जेकाई। एल्डर जियांग बोल रहा होता है यहाँ पे एक कंपटीशन है, अब तुम लोग जल्दी से हार जाओगे और हम लोग बनेंगे विनर। वैसे ही मुझे यहाँ पे कंपटीशन सिस्टम बहुत बेकार लग रहा है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी इन लोग को हरा सकते थे। 60 टियानमेन बोलते टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ पे हारने वाले नहीं है। एल्डर जियांग सोच रहा होता है यहाँ पे इस कमी ने मेरी बात सुन ली, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी तुम लोग हारने वाले हो। वहीं हम देखते हैं सैंगजू सिटी के कंपटीशन के अंदर जिसके अंदर डुआन मुझे हिल भी नहीं रहा होता। पोस्ट बोल रही होती है मैं यहाँ पे 10 तक काउंटिंग करूंगी, अगर तुम खड़े होकर फाइट करने लगते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना तुम्हें यहाँ पे हरा हुआ घुस कर दिया जाएगा। तभी हम देखते मिस जिया बोलते डुआन मुजी तुम यहाँ पे हार नहीं सकते, मेरे मास्टर जियांग और फ्लाइंग मोटर की इज्जत तुमसे जुड़ी हुई है। क्या मैंने यहाँ पे तुमको इसी वजह ट्रेन किया था ताकि तुम सारे लोग के सामने हार जाओ? तभी हम देखते डुआन मुजी वहाँ से उठने लगता है। ये देख के जेवी भी काफी शॉक हो गई होती है। डुआन मुजी एनर्जी रिलीज करते हुए बोल रहा होता मास्टर जिया के सामने मैं यहाँ पे हार नहीं सकता, चाहे मेरे सामने कोई भी ओपोनेंट क्यों ना हो वो पक्का से हार के रहेगा। डुआन मुझे खड़े होने की वजह से जेफी काफी गुस्सा हो गई होती है। जेफी डुआन मुझे काफी खतरनाक पंच मारती है। डुआन मुझे वापस बेहोश हो गया होता है। डुआनू फैमिली का सेक्रेटरी बोल रहा होता है तुम बेहोश नहीं हो सकते, मास्टर जियांग ने जो तुम्हें टेक्निक सिखाई थी उसका यूज करो। तभी हम देखते डुआन मुझे होश में आ गया होता है। अचानक से जोकर की शैडो देख के सारे लोग काफी घबरा गए होते हैं। जेफी भी काफी शॉक हो गई होती है। डुआन मुजी ने वहाँ पे बहुत सारी हेड पहन लेते हुए बोल रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं मास्टर जिया का नाम खराब नहीं होने दूंगा। डुआन मुजी के पास में लेवल 6 से लेके लेवल 8 तक की बहुत सारी हेड्स होती है। ये सीन देख के मिस जिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। जियांग चैंग सोच रहा होता है मेरे पास सिर्फ हेड ही बची थी। जियांग चैंग बोल रहा था डुआन मुजी आखिर तुम बार बार मिस जिया का नाम क्यों ले रहे हो, तुम यहाँ पे अपनी होने के ऊपर ध्यान दो किसी और की नहीं। तभी हम देखते जेफी और भी गुस्सा हो गई थी, बोल रही होती है तुम बार बार यहाँ मिजिया का नाम लिए जा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में वही है। हम देखते हैं जेफी का अटैक डुआन मुजी को नहीं लगा होता। जेफी बोल रही होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरा अटैक काम क्यों नहीं कर रहा। तभी हम देखते डुआन मुजी काफी खतरनाक पंच जेफी को मारता है। जेफी रोते हुए बोल रही थी डुआन मुजी तुमने मुझे हिट किया, अब चाहे यहाँ पे जो भी हो जाए मैं तुमसे मरने तक फाइट करूंगी। उसके बाद हम देखते वो दोनों लगातार फाइट करने लगते हैं। जियांग चैंग बोल रहा था मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जेफी यहाँ पे इस लेवल जाके फाइट क्यों करना चाहती है। तभी हम देखते जियांग चैंग अपनी इनसाइट्स को एक्टिवेट करता है। उसके बाद हम लोग को जेफी की मेमोरी को दिखाया जाता है। ये बात तब की है जब डुआनू फैमिली के अंदर रेड सन सेक्ट आया था। जेफी पहले रेड सन सेक्ट की मेंबर थी। जेफी ने पहली बार डुआन मुजी को देखा तो उसे वो काफी पसंद आ गया। रेड सन सेट का मास्टर बोल रहा था क्यों ना यहाँ पे हम दोनों सेट में शादी हो जाए। डुआनू फैमिली का हेड बोल रहा था वैसे भी डुआन मुजी शादी की एज का हो गया है और अगर हम दोनों फैमिली में शादी हो जाती है तो हमारी दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। डुआन मुजी जेफी बताओ तुम लोग क्या कहना है। हम देखते डुआन मुजी और जेफी दोनों एक दूसरे को देख काफी शर्मा रहे होते हैं। दोनों ही फैमिली के हेड बोलते हैं इसका मतलब बात फिक्स हुई, अब हम लोग अच्छी सी डेट देख के इन लोग की शादी कर देनी है। तभी डुआनू फैमिली का एक बंदा बोलता है फ्लाइंग इमॉर्टल सेट आ चुका है। रेड सनसेट का बंदा बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ये लोग इतना लेट क्यों आए हैं। डुआन मुजी बोल रहा होता है फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के लोग बहुत ही रिमोट एरिया में रहते हैं, इसी वजह से उन लोगों को यहाँ पे आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। वहीं पे डुआन मुजी ने मिस जिया को देखा। मिस जिया डुआन मुजी को काफी पसंद आ गई और वहाँ पे जेफी को लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम देखते वो लोग वापस रेड सनसेट में आ गए होते हैं। एल्डर्स बात करते डुआनू फैमिली के वो कमीने आखिर वो लोग करना क्या चाहते हैं। उन लोगों ने जेफी के साथ ये करके बहुत ज्यादा गलत किया।
हम देखते हैं बाहर से जेफी भी ये सारी बातें सुन रही होती है। उसके बाद जेफी अंदर आते हुए बोलते, ग्रेट एल्डर आप मुझसे मिलना चाहते थे। ग्रेट एल्डर बोलते, जेफी डुआन मुजी ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है, वो अब तुमसे शादी नहीं करना चाहता। उन्होंने यहाँ पे तुम्हारी शादी डुआन बेंजी से अरेंज करी है, तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? अगर तुम्हें यहाँ पे डुआन बेंजी चलेगा तो हम लोग उनसे एग्री कर लेंगे। जेफी बोल रही थी, मास्टर की कैसे पॉसिबल है? डुआन मुझे पक्का से मुझे पसंद करता था, मैंने ये बात सेंस करी है। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है कि उसको कोई और पसंद आ गई हो? कहीं वो फ्लाइंग मोटर सेट की फीमेल डिसाइपल तो नहीं? हम देखते वो दोनों एल्डर्स कुछ भी नहीं बोल रहे होते। ग्रेट एल्डर बोलते हैं, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैटर डिसाइड हो चुका है, अब बस डे अरेंज होगा और तुम्हारी शादी होगी। जेफी बोलती है, ठीक है मास्टर मैं समझ गई। उसके बाद हम देखते नाइट में जेफी भागने लगती है। जेफी बोलते, मैं यहाँ पे तुम लोग के फायदे के लिए कोई विक्टिम नहीं बनने वाली। तभी हम देख जियांग चैंग काफी गुस्सा हो गया था, बोल रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये कमीना डुआन मुझे ये सब कर सकता है। और उसके बाद डुआन मुझे ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि इसको कुछ याद ही नहीं। जेफी आगे बढ़ो और यहाँ पे इस कमीने को बहुत मारो। एक तो इसने यहाँ पे तुम्हें रिजेक्ट किया और उसके बाद मिस जिया के बारे में सोचा, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई। डुआन मुजी बोल रहा था, मास्टर आखिर आप यहाँ पे जेफी के लिए चीयर कैसे कर रहे हैं? जियांग चैंग बोलता है, एक बार यहाँ पे जेफी को ध्यान से देखो, क्या तुम उसको कम्प्लीटली भूल चुके हो? तभी हम देखते डुआन मुजी जेफी की तरफ देखता है, वहीं हम देखते जेफी बहुत ही गुस्सा होती है। डुआन मुजी को याद आ रहा होता है कि उसने हेड से बोला था कि मुझे यहाँ पे जेफी शादी नहीं करनी, मेरे दिल में कोई और है। हेड बोल रहे होते हैं, आखिर तुम्हें क्या फालतू बात कर रहे हो? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रेड सनसेट से बात कर ली है, ताकि यहाँ पे जेफी की ब्यूटी के सामने कौन ही टिक सकती है? मुझे बताओ आखिर तुम्हें जेफी ज्यादा कौन पसंद आ गया? डुआन मुजी बोल रहा था, मुझे फ्लाइंग मोटर सेट की मिस जिया शादी करनी है। हेड सोच रहा था, वैसे यहाँ फ्लाइंग मोटर सेट बिल्कुल भी रेड सनसेट जैसा नहीं है, पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो मिस जिया के पास में काफी कमाल की बॉडी है। डुआन मुजी और मिस जिया की शादी होने के बाद में हमारा क्लैन बहुत आगे बढ़ेगा और सिर्फ 100 सालों के अंदर ही कम से कम हमारे पास 80 से 90 एक्सपर्ट आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये शादी करना बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं होगा। डुआनू फैमिली का हेड बोल रहा होता है, वैसे यहाँ पे ये काम करना बहुत ही खतरनाक होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं काम पक्का से कर दूंगा। पर फिर भी यहाँ पे रेड सनसेट वाले बहुत ही गुस्सा होने वाले हैं। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, आगे जाके तुम्हारे दिमाग के अंदर मिस जिया को छोड़ के और कोई इंसान नहीं आना चाहिए। डुआन मुजी बोल रहा था, पेटे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे किसी को पसंद नहीं करने वाला। डुआन मुजी बोल रहा होता है, तभी मैं सोच रहा था जेफी बोलने पे मुझे वर्ड इतने फैमिलियर क्यों लग रहे थे। जियांग चैंग बोल रहा था, डुआन मुजी सच में तुम बहुत बड़े कमीने हो, अगर जेफी तुम्हें मार भी देना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। डुआन मुजी बोल रहा होता है, तो उसके बाद तुमने रेड सनसेट को छोड़ दिया और यांगजी सेट ज्वाइन कर लिया। जेफी बोल रही होती है, अगर मैं यहाँ पे ये काम नहीं करती तो फिर मेरी शादी तुम्हारे छोटे अगली और बेवकूफ भाई से कर दिया थी, और वो मैं नहीं चाहती थी। डुआन बेंजी बोल रहा होता है, आखिर मैंने क्या गलती करी है? इसने यहाँ पे सारे लोग के सामने मेरी इतनी बेइज्जती क्यों कर दी? जहाँ तक मुझे लगता है ऋतिक रोशन से कम तो मैं भी नहीं दिखता, बस मेरी थोड़ी हाइट कम है। जेफी बोल रही होती है, मैंने यहाँ पे यांगजी सेट को ज्वाइन कर लिया ताकि तुमने मेरी जो बेइज्जती करी थी मैं उसका बदला ले सकूं, और आज मैं यहाँ पे यांगजी सेट की टॉप डिसाइडर बन चुकी हूँ। तभी डुआन मुजी बोल रहा होता है, यहाँ का सनसेट काफी कमाल का है। यांगजी सेट का एल्डर बोल रहा होता है, तो आखिर का बेस्ट टाइम आ गया, अब चलो फटाफट से आगे बढ़ते हुए डुआन मुजी को मार दो। जियांग चैंग बोल रहा होता है, अगर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अभी तक ये फाइट खत्म नहीं हुई तो वो उसको मारेगी क्यों? यांगजिया सेट का एल्डर बोल रहा होता है, ना सिर्फ वो, तुम सारे लोग मारे जाओगे। डुआनू फैमिली का हेड बोल रहा होता है, सनसेट आ चुका है, इसी वजह से यहाँ पे ये लोग इतना फुदक रहे हैं। जय मैं यहाँ पे सोच रहा था ये लोग कंपटीशन को इतना क्यों खींच रहे हैं। ये लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कैसे भी करके सनसेट हो जाए। जियांग चैंग बोल रहा सनसेट में इतना क्या खास है। डुआनू फैमिली का हेड बोल रहा होता है, यांगजिया सेट के पास में एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन है जिसका नाम है ज़ूटियन बर्निंग फॉर्मेशन। ये प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन काफी कमाल की है, सनसेट होने के बाद ये प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन अटैक भी कर सकती है। हम देखते यांगजिया सेट के सारे एल्डर्स ने वहां पे फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया होता है। डुआनू फैमिली का हेड बोल रहा होता है, तो मैंने बिल्कुल सही गेस किया था, तुम लोगों ने कमीनापंती कर दी। वहां पे वो एल्डर बोल रहा होता है, ज़ूटियन बर्निंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी है, अब तुम सारे लोग मारे जाओगे। जेफी बोल रहे थे, मास्टर प्लीज मत कीजिए, मैं यहाँ पे डुआन मुजी को हरा सकती हूँ और ये कंपटीशन हम लोग फेयरली जीत सकते हैं। वो मास्टर बोल रहा था, फालतू बात करना बंद करो, ना तो डुआनू फैमिली और ना ही फ्लाइंग मोटर सेट, कोई नहीं बचने वाला, तुम फटाफट सामने से हट जाओ वरना तुम भी मारी जाओगी। जेफी बोल रहे थे, मास्टर अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं यहाँ पे डुआन मुजी के साथ ही मर जाऊंगी। ये बात सुनकर डुआन मुजी भी काफी शॉक हो गया होता है। वो मास्टर बोल रहा, अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो तुम लोग साथ में मरोगे। डुआन मुजी बोला, जेफी मेरे पीछे आ जाओ, मैं यहाँ पे तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। हम देखते जेफी काफी शर्मा रही होती है। डुआन मुजी सामने की तरफ एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। डुआन मुजी कमाल की आइस टेक्निक और ज़ूटियन बर्निंग फॉर्मेशन दोनों ही टकरा रही होती है, पर क्योंकि डुआन मुजी काफी कमजोर होता है इसी वजह से वो हार जाता है। वो मास्टर बोलता, काफी कमाल की बात है, डेस्टिनी 11 कल्टीवेशन के साथ में
तुमने यहाँ पे जूटियन बर्निंग फॉर्मेशन का एक ब्लो झेल लिया, पर तुम यहाँ पे अगले अटैक से बिल्कुल नहीं बचने वाले। हम देखिए डुआन मुझे ज़ेफी दोनों ने आंखें बंद कर ली होती है। जियांग चैंग बोलता है यांगजिया सेक्ट, तुम लोग क्या लगा था मेरे रहते यहाँ पे तुम लोग मेरे लोग को बुली कर पाओगे? ये होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम लोग आज मारे जाओगे। यांगजिया सेक्ट के मास्टर बोल रहे थे हम लोग को लगा था तुम यहाँ पे डुआन फैन का यूज करते हुए पक्का से यहाँ से भाग जाओगे, पर लगता है फ्लाइंग मोटर सेट वाले बहुत बड़े बेवकूफ है। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे डुआनो फैमिली के साथ साथ फ्लाइंग मोटर सेट भी खत्म हो जाएगी। डुआनो फैमिली का हेड बोल रहा था मास्टर ये अटैक बहुत ही खतरनाक है, प्लीज आप साइड में हो जाइए। जूटियन बर्निंग फॉर्मेशन से होली रीजन का पीक का बंदा भी बिल्कुल नहीं बच सकता। जियांग चैंग के ऊपर जूटियन बर्निंग फॉर्मेशन हर तरह से अटैक करती है। डुआनो फैमिली का हेड बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ, मास्टर जियांग ठीक तो होंगे ना? मिस जिया बोलते कोई बात नहीं, मास्टर जियांग यहाँ पे ऐसे मैटर में बहुत बार फंस चुके हैं, पर वो यहाँ पे कैसे भी करके बार बार बच जाते हैं। पर वही हम देखते जियांग चैंग राग बन गया होता है, ये देखे वो लोग काफी शौक हो जाते हैं। सिस्टम बता रहा होता है आज के लिए आप यहाँ पे एक बार मारे जा चुके हैं। मिस और जियाजू बोलते मास्टर आखिर आपको क्या हुआ? लैंड में बोलते सेक्रेटरी बिल्कुल ठीक होंगे, मैंने उनको पहले भी फटते हुए देखा है, पर वो यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर ही बिल्कुल अनस्क्रैच वापस आ गए। डुआनो फैमिली का हेड बोल रहा होता है हम लोग ने यांगजिया सेक्ट के साथ में कोई भी गलत काम नहीं किया, तो आखिर यहाँ पे तुम लोग हमारे खिलाफ इतने क्रूर क्यों हो रहे हो? यांगजिया सेक्ट का मास्टर बोल रहा होता है ऐसी बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं, तुम लोगों से डील करने के बाद में हम लोग यहाँ वानोई मोटर सेक्ट जाएंगे और हम लोग को बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा। सिस्टम बता रहा होता है यांगजिया सेक्ट के एल्डर्स ने आपको जूटियन बर्निंग फॉर्मेशन से मार दिया, इसी वजह से आपके लिए सर्वाइवल प्लान रेडी किया जा रहा है। यहाँ पे गलती इंप्रूव करके होली लिंग 9 लेवल पर कर दिया जाता है, जिस वजह से जूटियन बर्निंग फॉर्मेशन आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। जियांग चैंग बोलता काफी कमाल की बात है सिस्टम, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमने मेरे कल्टिस को डायरेक्टली होली लिंग के पीक पे कर दिया, जबकि मैं यहाँ पे इतने दिनों से रिवाइव भी नहीं हुआ हूँ। जियांग चैंग बोलते यांगजिया सेक्ट के कमीनो तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये सिर्फ सिंपल मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन था, पर तुम लोगों ने यहाँ पे वॉर की बैटलफील्ड बना दी। यांगजिया सेक्ट का मास्टर बोल रहा था कि कैसे पॉसिबल है, ये बंदा जिंदा कैसे हो गया? पक्का थोड़ी देर पहले ये मारा जा चुका था, और खासकर ये यहाँ पे होली लिंग के पीक पे पहुंच चुका है। क्या ये यहाँ पे इतने टाइम से अपनी कल्टिस को हाइड कर रहा था? जियांग चैंग बोलता मुझे लगा था यांगजिया सेक्ट मेरी दुश्मन नहीं है, पर तुम लोगों ने यहाँ पे मेरे ऊपर और मेरे डिसाइपल पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब यहाँ पे तुम लोगों को सिंपली मरना होगा और कोई भी तरीका नहीं है। वो मास्टर बोल रहा होता है जूटियन बर्निंग फॉर्मेशन वापस से आ जाओ, इस बंदे को मारना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक हो रहा होता है। जियांग चैंग बोलता है मैं यहाँ पे होली रंग के पीके पहुंच चुका हूँ, अब मुझे कुछ नहीं होने वाला। जियांग चैंग बोलता है 1 मिनट को, मुझे यहाँ पे ये अटैक इतना फील क्यों हो रहा है? सिस्टम आके तुमने मुझे यहाँ पे ये कौन सा प्लान दिया है? मुझे पक्का से लग रहा है अगर मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत हिट झेलता हूँ तो पक्का से मारा जाऊंगा। यांगजिया सेक्ट का मास्टर बोल रहा होता है हम लोग और टेक्निक यूज करना होगा, इसको मारना बहुत जरूरी है। उसके बाद जियांग चैंग के ऊपर वो लगातार अटैक करने लगते हैं। थोड़ी देर के अंदर जियांग चैंग मारा गया होता है। सिस्टम बता रहा था आप यहाँ पे आज के लिए दूसरी बार मारे गए हो, आपके लिए यहाँ पे सर्वाइवल प्लान रेडी किया जा रहा है। जियांग चैंग बोलता सिस्टम तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मेरे एक रिवाइवल को ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तुम्हें पता मैंने यहाँ पे सारे लोग के सामने क्या लंबी लंबी फेंकी थी, दूसरी बार मरने की वजह से मेरी काफी बेइज्जती हो चुकी है। सिस्टम बता रहा होता है आपको जो स्टन दी गई थी वो ओपोनेंट को हराने के लिए थी, पर आपने ओपोनेंट की हिट को डायरेक्टली अपने ऊपर ले लिया। आपके पास यहाँ पे कॉम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। होस्ट यहाँ पे खुद से बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते और बार बार कंप्लेन करते हैं। अब क्योंकि होस्ट बहुत बड़े बेवकूफ है, इसी वजह सेफ साइड में रहने के लिए आपको यहाँ पे इमॉर्टल गोल्डन बॉडी तलिस्मान दिया जाता है। इसको यूज करने के साथ ही 5 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे आपके ऊपर कोई भी अटैक क्यों ना हो। लेकिन फिर भी होस्ट आप बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हो, कभी कभी कोई काम खुद से भी कर लिया करो। जियांग चैंग बोल सिस्टम फालतू बात करना बंद करो, तुम्हें यहाँ पे ये चीज मुझे पहले ही दे देनी चाहिए थी। यांगजिया सेक्ट का मास्टर बोल रहा होता है चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, इस बार तुम पक्का से मारे गए हो। पर तभी हम देखते जियांग चैंग उसके पीछे आ गया होता है। जियांग चैंग बोले तुम लोग का बहुत हो गया, अब बारी है तुम लोग को मरने की। हम देखते जियांग चैंग के हाथ में गोल्डन बॉडी तलिस्मान होता है। यांगजिया सेक्ट का मास्टर बोल रहा होता है आखिर ये बंदा मरता क्यों नहीं है? फ्लाइंग मोटर सेट के लोग बोल रहे होते मास्टर आखिर वापस आ गए, यांगजिया सेट का मास्टर मरना चाहिए, इसने यहाँ बार बार के ऊपर अटैक किया। यांगजिया सेट के एल्डर्स बोल रहे होते हैं सारे लोग मिलकर वापस के ऊपर अटैक करो, पर वही हम देखते जियांग चैंग ने गोल्डन बॉडी तलिस्मान को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से जियांग चैंग की बॉडी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। यांगजिया सेट का मास्टर बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जियांग चैंग बोलता है ज़ेफी मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पे यांगजिया सेट की सेक्ट लीडर बनना चाहोगी? ज़ेफी बोलते क्या यांगजिया सेट की सेक्ट लीडर? यांगजिया सेट का मास्टर बोल रहा होता है यांगजिया सेट सिर्फ हमारा है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे ये बात करने की? हम लोग बिल्कुल भी डुआनो फैमिली जितने कमजोर नहीं है, आज यहाँ पे पक्का तुम मारे जाओगे। पर तभी हम देखते जियांग चैंग ली लॉन्ग ड्रैगन को वहाँ पे एक्टिवेट करता है। ली लॉन्ग ड्रैगन वहाँ पे उन सारे एल्डर्स को डिस्टर्ब कर देता है। सारे एल्डर्स बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, उस ड्रैगन ने यहाँ पे इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिर कैसे पॉसिबल है?
तभी हम देखते जियांग चैंग अपनी कैंगलोंग ड्रैगन ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट करता है। यांगजिया सेट वालों को काफी सप्रेशन फील हो रहा होता है। लैन में ही बोल रही होती है कैंगलोंग ड्रैगन ब्लड लाइन की वजह से यहाँ पे सारे लोगों की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा सप्रेस हो चुकी है। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग काफी स्पीड से आसमान की तरफ जाने लगता है। जियांग चैंग बोलता है मेरा बहुत पहले से ही ये ब्लड लाइन टैलेंट था पर मैंने इसे यूज नहीं किया। आज मैं यहाँ पे कैंगलोंग ड्रैगन के ब्लड लाइन टैलेंट को पहली बार यूज कर रहा हूँ। सिस्टम बता रहा होता है ब्लड लाइन टैलेंट के अंदर हर 10,000 मीटर पे ऊपर आने पे आपकी स्ट्रेंथ 10% बढ़ जाएगी। आप यहाँ पे 40,000 मीटर ऊपर आए हैं, इसी वजह से आपकी स्ट्रेंथ 40% बढ़ चुकी है। यांगजिया सेट के लोग बोल रहे थे कि बंदा कर क्या रहा है, ये आसमान में क्यों चला गया। तो अभी हम देखते जियांग चैंग वहाँ पे आसमान के अंदर से काफी खतरनाक अटैक करता है। हम देखते वहाँ पे अरीना के अंदर काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। जियांग चैंग के एक अटैक के साथ में वो सारे लोग मारे गए होते हैं। ज़ेइफी बोल रहे थे मास्टर एल्डर आखिर आप लोग क्या हुआ। जियांग चैंग बोल रहा होता ज़ेइफी मेरी बात ध्यान सुनो, इन लोग कोई फर्क नहीं पड़ता था, आखिर तुम मरो या जियो, इसी वजह से मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्या तुम यांगजिया सेट की लीडर बनना चाहोगी। ज़ेइफी बोलती है ठीक है मास्टर। जियांग चैंग बोलते डुआन मुजी मेरी बात ध्यान सुनो। डुआन मुजी बोलता है मास्टर जियांग बोलिए आखिर मैं क्या करूं। जियांग चैंग बोलता कमीने कहीं के ज़ेइफी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सिंसियर है पर तुम यहाँ पे बार बार उसका तुम बहुत गलत करते हो। मैं यहाँ पे फ्यूचर के अंदर तुम दोनों की शादी को अरेंज करूंगा और साथ ही में यहाँ पे जल्दी ही यांगजिया सेट ज़ेइफी के अंडर में होगा। तो इसी वजह से डुआन मुझे ध्यान रखना फ्यूचर के अंदर कोई भी गलती मत करना और खासकर यहाँ पे हमारी फैमिली में ध्यान देना बंद करो। डुआन मुझे बोलता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मिस जिया के बारे में अब मैं कोई भी रॉन्ग थॉट नहीं लाऊंगा। जियांग चैंग बोलते यांगजिया सेट के लोग मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे तुम्हारे मास्टर्स और एल्डर्स ने बहुत ज्यादा गलती करी है। मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर हमारे ऊपर डायरेक्टली अटैक करना मार्शल एथिक के खिलाफ है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे इन लोग को मार दिया। क्या मैंने कोई गलती करी। और साथ ही में यहाँ पे आज के बाद यांगजिया सेट की लीडर ज़ेइफी होगी, क्या तुम लोग कोई भी दिक्कत है। वो सारे लोग झुकते हुए बोलते हैं मास्टर आपने को सही किया, ये सारे लोग बहुत बड़े कमीने थे और आज के बाद से मिस ज़ेइफी हमारे यांगजिया सेट की सेट लीडर है। हम लोग को यहाँ पे इन दोनों ही बातों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियांग चैंग बोलता है ठीक है। फिर आज के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डुआनो फैमिली और यांगजिया सेट दोनों ही इन-लॉज बन चुके हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तुम लोग के बीच में कोई फाइट नहीं होनी चाहिए। तुम सारे लोग अच्छे से मेहनत करो और अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाओ। हाल तो इन सारे फाइट वाइट में कुछ नहीं रखा। अब चलो यहाँ पे चेक करते हैं आखिर मेरे लिए किसने ज्यादा पॉइंट कमाए हैं। जियांग चैंग जैसे चेक करता है वो काफी शॉक हो गया होता है। जियांग चैंग बोलता है 60 यानमैन सेट वालों तुम लोगों ने बिल्कुल सही नहीं किया, यहाँ पे ये काम करना तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब